कल्पना कीजिए, एक सुअर जैसा जीव, राजसी महल का सदस्य, अपनी होशहीन पत्नी की तलाश में निकलता है। राजा कृण, एक सुअर राजकुमार, 3 दुल्हनों से शादी करता है। पहली और दूसरी दुल्हन की दर्दनाक मौत तभी हो जाती है, लेकिन तीसरी दुल्हन, जिसने प्रेम और करुणा दिखाई, रात होते ही एक मोमबत्ती की रोशनी में वह देखती है एक सुंदर राजकुमार छुपा हुआ। तुम मुझे पा सकती हो जब तुम 7 लोहे के जूते और अपने आंसुओं से 7 मटके भर दोगी। 3 रातें, 3 अवसर। क्या तीसरी रात राजा कृण उसे पहचान पाएगा? अगर आप तैयार हैं इस अद्भुत लोक कथा में खो जाने के लिए, एक बार एक राजा था जो एक सुअर के बच्चे को अपने बेटे की तरह मानता था। उसका नाम भी उसने राजा कृण रखा हुआ था। राजा कृण महल में सब जगह घूमता रहता था और अक्सर ठीक से ही रहता था जैसे वह किसी शाही परिवार में जन्मा हो। हाँ, कभी कभी उससे कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती थी। एक बार ऐसे ही एक मौके पर उसके पिता यानी राजा ने उसकी पीठ सहलाते हुए उससे कहा, क्या बात है बेटा, तुम आजकल गड़बड़ क्यों कर रहे हो? राजा कृण बोला, ओइंक ओइंक, मुझे एक पत्नी चाहिए। ओइंक ओइंक, मुझे बेकर की बेटी चाहिए। राजा ने अपने बेक करने वाले को बुलाया। उस बेकर के 3 बेटियां थीं। राजा ने उससे पूछा, मेरा बेटा राजा कृण तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहता है। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी मेरे सुअर बेटे से शादी करने के लिए तैयार है? बेकर तो यह सुनकर बड़े पशोपेश में पड़ गया। एक तरफ तो वह बहुत खुश था कि उसकी बेटी की शादी एक राजा के बेटे से हो रही थी, पर दूसरी तरफ बहुत दुखी था कि उसकी बेटी की शादी एक सुअर से हो रही थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। वह राजा को मना भी नहीं कर सकता था। सो उस समय तो उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं अपनी बेटी से पूछ लूं। यह कहकर वह अपने घर चला आया। पर जब उसने यह सब अपनी सबसे बड़ी बेटी को बताया तो उसने यह तय कर लिया कि वह उस सुअर से शादी कर लेगी। बेकर की बेटी से उसकी शादी हो रही थी, यह सुनकर तो राजा कृण के रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत खुश हो गया। अपनी शादी वाली रात को वह सारे शहर में जाकर बहुत खुश चक्कर काट कर आया और अपने शरीर में कीचड़ भी खूब अच्छी तरह लपेट कर आया। लौट कर वह अपनी पत्नी के कमरे में आया, जहां उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। अपनी पत्नी को सहलाने के इरादे से राजा कृण ने अपने शरीर को अपनी पत्नी की स्कर्ट से कई बार मला। इससे उसकी पत्नी की सारी स्कर्ट कीचड़ से लथपथ हो गई। यह देखकर उसकी पत्नी का मन खराब हो गया। उसने राजा कृण को पलटकर सहलाने की बजाय पैर से मारा और बोली, ओ गंदे सुअर, चले जाओ यहाँ से, तुमने तो मेरी सारी स्कर्ट ही खराब कर दी। राजा कृण बोला, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह कहकर बेचारा राजा कृण वहाँ से चला गया। उस रात बेकर की बेटी अपने बिस्तर में मरी पाई गई। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ, पर वह क्या करता। फिर कुछ दिन बीत गए। अब उसका बेटा फिर से गड़बड़ करने लगा था। राजा ने उससे फिर पूछा, बेटे, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने फिर वही कहा, ओइंक ओइंक, मुझे एक पत्नी चाहिए। अब की बार मुझे बेकर की दूसरी बेटी चाहिए। राजा दुखी मन से बोला, पर उसकी एक बेटी तो मर चुकी है, वह तुमको अपनी दूसरी बेटी क्यों देगा? मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो वही चाहिए। राजा ने फिर अपने बेकर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी दूसरी बेटी की शादी उसके बेटे से करना पसंद करेगा। बेकर बेचारा क्या जवाब देता? वह तो अभी तक अपनी पहली बेटी के दुख से ही नहीं उभर पाया था। उसने राजा को फिर वही जवाब दिया, मैं अपनी बेटी से पूछ लूँ सरकार। पर जब उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा तो आश्चर्य की बात कि वह भी उससे शादी करने के लिए राज़ी हो गई। शादी वाले दिन राजा कृण ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वैसा ही किया जैसा उसने अपनी पहली शादी वाले दिन अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। उस रात को भी वह सारे शहर में जाकर खुश चक्कर काट कर आया और अपने शरीर में कीचड़ भी खूब अच्छी तरह लपेट कर आया। जब वह कीचड़ में सना अपनी पत्नी के पास आया और उसकी स्कर्ट से अपना शरीर मला तो उसने भी वही कहा, उफ, वो गंदे सुअर, चले जाओ यहाँ से, तुमने तो मेरी सारी स्कर्ट ही खराब कर दी। यह सुनकर राजा कृण ने उससे भी यही कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमको इसका फल भुगतना पड़ेगा। और अगले दिन बेकर की दूसरी बेटी भी अपने बिस्तर में मरी पाई गई। राजा ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ, पर कर कुछ नहीं सका। वह बेकर से बहुत शर्मिंदा था। फिर कुछ समय निकल गया।
राजा कृण ने फिर गड़बड़ शुरू की तो उसके पिता राजा ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए राजा कृण? मुझे एक पत्नी चाहिए और वह भी बेकर की तीसरी बेटी। राजा कुछ गुस्से से बोला, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम उस बेकर की तीसरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मांगो? ओइंग ओइंग, मैं ज़रूर मांगूंगा, मुझे वह चाहिए। सो बेकर की तीसरी सबसे छोटी वाली बेटी को बुलवाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह राजा के सुअर बेटे से शादी करने के लिए तैयार थी। आश्चर्य कि बेकर की वह बेटी भी खुशी से उस सुअर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन फिर राजा कृण फिर पहले की तरह से सारे शहर का चक्कर काट कर आया और कीचड़ में लिपट कर अपनी पत्नी के कमरे में घुसा। पहले की तरह से ही उसने उसको सहलाने के लिए अपना शरीर अपनी पत्नी की स्कर्ट से मला, पर इस लड़की ने उसको दुत्कारा नहीं। वह उससे गुस्सा भी नहीं हुई, बल्कि बदले में उसकी कीचड़ को अपने रूमाल से पोंछा और बोली, मेरे सुंदर कृण, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। राजा कृण तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। अगली सुबह जब सब लोग यह सोच रहे थे कि उनको फिर से एक लाश देखने को मिलेगी, पर वहां तो कुछ और ही निकला। बेकर की तीसरी बेटी तो बहुत खुश बाहर आई। यह देखकर तो सभी लोग बहुत खुश हो गए और बेकर तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो वही था जिसने इस शादी की वजह से अपनी 2 बेटियों खो दी थी। अब कम से कम उसकी एक बेटी तो जिंदा थी, और वह भी राजघराने की बहू के रूप में। राज्य भर में खूब खुशियां मनाई गईं। राजा ने भी अपने बेटे की शादी की खुशी में खूब बड़ी दावत दी। बेकर की लड़की को राजा कृण के बारे में कुछ शक था, सो अगली रात उसको उत्सुकता हुई कि वह राजा कृण को देखे। सो उस समय जब वह सो रहा था तो उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसको देखने चली। वहां जाकर उसने देखा तो वहां तो राजा कृण की बजाय एक बहुत ही सुंदर नौजवान लेटा हुआ था। पर जब वह अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर उसको देख रही थी तो उसकी मोमबत्ती के मोम की एक बूंद पिघलकर उस नौजवान की बाह पर गिर पड़ी। इससे वह नौजवान चौंक कर उठ पड़ा और बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया, इसलिए अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। तुम अब मुझे तभी देख पाओगी जब तुम मुझे ढूंढते ढूंढते 7 बोतल आंसू बहाओगी, 7 लोहे के जूते तोड़ोगी, 7 लोहे की मैंटल्स और 7 लोहे के टोप तोड़ोगी। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया। यह सब देखकर वह लड़की बहुत दुखी हो गई और इतनी दुखी हुई कि उसके पास उसको ढूंढने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। वह एक लोहार के पास गई और उसने उससे 7 जोड़ी लोहे के जूते, 7 लोहे के मैंटल्स और 7 लोहे के टोप बनवाए और उनको लेकर अपने पति को ढूंढने चल दी। वह दिन भर रोती रही और चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। जब रात हुई तो वह एक पहाड़ पर थी। रात को ठहरने के लिए उसने वहां कोई जगह ढूंढने की कोशिश की तो उसको एक मकान मिल गया। उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया ने उसका दरवाजा खोला। एक लड़की को सामने खड़ा देखकर बोली, ओ बेचारी लड़की, अफसोस, मैं तुमको यहाँ शरण नहीं दे सकती क्योंकि मेरा बेटा हवा है। वह जब शाम को आता है तो वह घर की सारी चीजें उलट पलट कर देता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वह उन सबको मिटा देता है। वह लड़की उससे प्रार्थना करने लगी कि वह किसी तरह से रात भर के लिए उसको वहां रुकने दे। सुबह होते ही वह वहां से चली जाएगी, पर इस समय वह कहाँ जाएगी। सो वह बुढ़िया उस पर दया करके उसको घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद उस बुढ़िया का बेटा हवा आ गया और आते ही बोला, आदमी आदमी, मुझे आदमी की बू आ रही है, कहाँ है आदमी? पर उसकी माँ ने उसको खाना खिलाकर शांत किया। सुबह को हवा की माँ बहुत तड़के ही उठी और लड़की को उठाया और बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा जागे तुम यहाँ से चली जाओ और ये चेस्टनट लेती जाओ। ये मेरी तरफ से तुमको एक भेंट है। जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो इसको तोड़ लेना। लड़की ने वह चेस्टनट लिया, हवा की माँ को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर चल दी। अगली रात होते होते वह एक दूसरे पहाड़ पर आ गई। वहां भी उसको एक मकान मिल गया। वह उस मकान तक गई और उसका दरवाजा खटखटाया। वहां भी एक बुढ़िया ने ही उस मकान का दरवाजा खोला और बोली, बेटी, मैं तुमको अपने घर में रख लेती, पर मैं बिजली की माँ हूँ। ओह तुम बेचारी, अगर मेरा बेटा बिजली आ गया और उसने तुमको पकड़ लिया तो? लड़की ने उससे भी बहुत प्रार्थना की कि वह उसको केवल रात भर के लिए ठहरने की जगह दे दे। इस रात में वह अकेली कहाँ जाएगी, तो उसको उस लड़की पर दया आ गई और वह भी उस घर के अंदर ले गई। जब बिजली घर लौटा तो उसने इधर उधर कुछ सूंघा और बोला, आदमी, ये आदमी की बू कहाँ से आ रही है?
पर काफी ढूंढने पर भी वह उस लड़की को न पा सका। सो अपना खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। बिजली की माँ भी सुबह सवेरे तड़के ही उठी और उस लड़की को जगाकर उससे बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा जागे तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी तरफ से ये अखरोट लेती जाओ, तुम्हारे काम आएगा। जब कभी तुम किसी भारी मुसीबत में हो तो इसको तोड़ लेना। लड़की ने उससे वह अखरोट ले लिया, उसको धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चल दी। वह फिर सारा दिन चलती रही और जब रात हुई तो अब वह एक तीसरे पहाड़ पर थी। यहाँ भी उसको एक मकान दिखाई दे गया। ये गरज का मकान था। मकान देखकर उसने वहां भी उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो वहां भी एक बूढ़िया ने उसका दरवाजा खोला। उसने भी अपने बेटे की वजह से उसको रात को शरण देने से मना कर दिया, पर फिर वह भी इस लड़की के काफी प्रार्थना करने के बाद उसको अंदर ले आई और रात भर के लिए उसे शरण दी। शाम को जब गरज आया तो उसको भी अपने घर में आदमी की बू आई, पर ढूंढने पर भी जब उसको कोई आदमी नहीं दिखाई दिया तो वह भी खाना खाकर सोने चला गया। सुबह को गरज की माँ भी तड़के ही उठी और उस लड़की को जगाकर बोली, इससे पहले कि मेरा बेटा उठे तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी तरफ से ये हेज़लनट लेती जाओ। जब किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इसको तोड़ लेना। लड़की ने उस बुढ़िया से वह हेज़लनट लिया, उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने सफ़र पर चल दी। वह मीलों चलती रही और चलते चलते एक शहर में आ गई। वहां आकर उसने सुना कि वहां की राजकुमारी की शादी एक सुंदर नौजवान से होने वाली थी जो उसी राजकुमारी के किले में रहता था। इस लड़की को कुछ ऐसा लगा कि यही उसका पति था, सो उसको इस शादी को रोकने के लिए कुछ करना था, पर वह क्या करे? वह किले में अंदर कैसे घुसे? उसको चेस्टनट याद आई तो उसने वह चेस्टनट निकाल कर तोड़ दिया। उसके अंदर से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलकर नीचे बिखर गए। उसने वे सब हीरे जवाहरात बटोरे और उनको लेकर राजकुमारी के महल की खिड़की को नीचे बेचने के लिए ले गई और आवाज लगाने लगी, हीरे जवाहरात ले लो, बहुत सुंदर हीरे जवाहरात ले लो। राजकुमारी ने अपनी खिड़की से नीचे झांका तो एक लड़की को हीरे जवाहरात बेचते पाया। उसने उस लड़की को अपने महल में बुला लिया और उससे उन हीरे जवाहरातों की कीमत पूछी। लड़की बोली, मैं ये सारे हीरे जवाहरात आपको मुफ्त दे दूंगी अगर आप मुझको अपने महल में ठहरे हुए नौजवान के सोने के कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दें तो। यह सुनकर राजकुमारी डर गई कि शायद ये लड़की उसके होने वाले पति से बात करे और उसको वहां से भगाने की कोशिश करे, पर उसकी दासी ने कहा, आप यह सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उस नौजवान को सोने वाली दवा खिला देंगे और वह रात भर सोता ही रहेगा, उठेगा ही नहीं, तो ऐसी हालत में यह कर ही क्या सकती है। सो उन्होंने यही किया। जब वह नौजवान सोने गया तो दासी ने उसको खाने के साथ सोने वाली दवा खिला दी और वह जाकर गहरी नींद सो गया। दासी रात को उस लड़की को भी उस नौजवान के कमरे में छोड़ आया। वहां जाकर लड़की ने देखा कि वह तो और कोई नहीं उसका अपना पति ही था। उसको देखकर वह बहुत खुश हुई कि उसको उसका खोया हुआ पति मिल गया। कुछ रात बीतने पर वह उसके पास गई और उसको जगाने लगी, उठो देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी दूर चलकर आई हूँ, मेरे 7 लोहे के जूते फट गए मेरे करे, 7 लोहे के मैंटल्स और 7 लोहे के टोप भी टूट गए हैं, मैंने 7 बोतल आंसू भी बहाए हैं, इस सब के बाद ही मैंने तुम्हें देखा है, उठो उठो। वह सुबह तक उसको उठाती रही, पर राजकुमार तो सोने वाली दवा के असर से ऐसा सोया कि उसकी तो आंख ही नहीं खुली। जब लड़की का धीरज छूट गया तो सुबह उसने अखरोट तोड़ दिया। उस अखरोट में से एक के बाद एक सिल्क और कई तरह के कपड़ों के सुंदर सुंदर गाउन निकलने लगे। हर नया गाउन उससे पहले वाले गाउन से कहीं ज्यादा सुंदर और कीमती होता। जब दासी सुबह आई तो वह तो यह तमाशा देखकर हक्का बक्का रह गई कि उस लड़की के चारों तरफ गाउन ही गाउन बिखरे पड़े हैं। वह तुरंत भागी भागी राजकुमारी के पास गई और जाकर उसे सब बताया। राजकुमारी भी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और वह भी तुरंत दौड़ी दौड़ी दासी के पीछे पीछे वहां आई जहां उस लड़की ने अपने चारों तरफ इतने सारे गाउन फैला रखे थे। उन सब गाउन को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने उस लड़की से उन सब गाउन की कीमत पूछी। लड़की ने फिर वही शर्त रखी कि अगर वह उसको उस नौजवान के कमरे में एक रात और सोने देगी तो वह वे सारे गाउन उसको मुफ्त दे देगी। इस बार भी राजकुमारी ने दासी के कहने पर उस लड़की को उस नौजवान के कमरे में सोने भेज दिया और इस बार भी उन्होंने उस नौजवान को बेहोशी की दवा खिलाकर सुला दिया।
पर इस बार उस लड़की को देर से उसके कमरे में ले जाया गया और जल्दी ही निकाल लाया गया, सो उसकी यह दूसरी रात भी बेकार गई और वह उसको न उठा सकी। अब उस लड़की के पास केवल एक ही गिरी बची थी, हेज़लनट। कोई और चारा न देखकर उसने उस गिरी को भी तोड़ दिया। उस गिरी में से बहुत सारे घोड़े गाड़ियां निकल पड़े। राजकुमारी ने उनको लेने के लिए जब उनकी कीमत पूछी तो उस लड़की ने उनकी भी वही कीमत मांगी कि वह उसको अगर उस नौजवान के कमरे में एक रात सोने दे तो वह उन सबको उसको मुफ्त ही दे देगी। राजकुमारी फिर राजी हो गई। राजा 2 रात से कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, सो उसको लगा कि उसके खाने में कुछ था जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा था। सो उस दिन भी राजकुमार को जब खाने के बाद वह दवा दी गई तो राजकुमार ने उसको खाने का बहाना तो किया, पर उनकी निगाह बचते ही फेंक दिया और जाकर सो गया। रात को जब उस लड़की ने उससे फिर से बात की तो वह तुरंत ही उठ गया। उसने देखा कि वहां तो उसकी पत्नी बैठी थी। उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उन घोड़ों और गाड़ियों के साथ उन दोनों को वहां से भागने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे लोग अपने घर पहुंच गए और घर में खूब खुशियां मनाई गई। साभार सुषमा गुप्ता।